जैसे कोई भी इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन मतलब सबसे पहले इक्वेशन का मतलब समझते हैं अपन कि इक्वेशन क्या होता है। तो अगर कोई भी तुम्हारे पास इस फॉर्म में कुछ लिखा हुआ है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, जहां पर ए क्या है हमारा, ए बी और ये सी जो है ये हमारे कॉन्स्टेंट्स है। हाँ कॉन्स्टेंट्स कांस्टेंट। वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। कॉन्स्टेंट्स बोल लो या फिर रियल नंबर्स बोल लो, कोई नंबर रहेंगे। और ये जो रियल नंबर्स हैं इसमें जो ए और बी रहेगा, ए और बी ये कभी जीरो नहीं हो सकता। हाँ, ठीक है, ए वो और बी ये जो है, वेरिएबल भी तो है क्या? हाँ वेरिएबल ये है एक्स और वाई। अच्छा। एक्स और वाई जो है ये वेरिएबल है। और ये जो ए बी है ना, इसके जगह पे हमेशा हाँ। कोई ना कोई नंबर रहेगा। हम्म। ए बी और सी की जगह में हमेशा कोई ना कोई नंबर रहेगा। लेकिन एक्स और वाई की जगह में हमेशा ये एक्स और वाई ही रहेंगे, मतलब यहाँ पर हमेशा कोई अल्फाबेट ही रहेगा। हाँ। ठीक है, तो इस टाइप के जो इक्वेशन, इस टाइप के जो जब अपन लिखते हैं किसी भी वेरिएबल को और रियल नंबर्स को इक्वल्स टू 0 करके, तो इसका बोलते हैं इक्वेशन। इक्वेशन में सबसे बड़ी चीज क्या है ना कि इक्वल टू का साइन आना चाहिए, तभी तो वो इक्वेशन कहलाएगी। वरना वो, अगर इक्वल टू का साइन नहीं होता है ना, जैसे कुछ अगर मैं ऐसा कुछ लिख दूं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी और इसके साथ मैंने जीरो नहीं लगाया, तो ये एक्सप्रेशन कहलाता है। हम्म। पर जब मैं इक्वल्स टू 0 करके लिखती हूँ तो ये इक्वेशन कहलाता है, क्योंकि हम इसको किसी ना किसी चीज से इक्वेट कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग इस एक्सप्रेशन को जीरो से इक्वेट कर रहे हैं, इस वजह से ये इक्वेशन है। ठीक है, और इसमें दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास। हमारे वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? वेरिएबल्स हमारे पास हैं एक्स और वाई। और वाई। क्लियर है? वो और एबीसी कांस्टेंट है। हाँ, ए बी सी कॉन्स्टेंट्स हैं, उस कॉन्स्टेंट्स को हम लोग रियल नंबर्स बोलते हैं। मतलब उन हम्म। कॉन्स्टेंट की जगह में हमेशा कोई ना कोई रियल नंबर आएगा। रियल नंबर मतलब या तो कोई नेचुरल नंबर आ सकता है, या तो कोई होल नंबर आ सकता है, या तो कोई इंटीजर आ सकता है, या तो हाँ। रैशनल नंबर कोई आ जाएगा, या फिर कोई इरेशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, हम्म। अब ये बोल रहा है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग के पास हमेशा ना दो लीनियर इक्वेशन होगी। एक लीनियर इक्वेशन से, कभी भी एक इक्वेशन से हम लोग सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो हमेशा हमारे पास, जैसे मैं क्या बोल रही हूँ, जैसे मेरे पास ये इक्वेशन है एक्स, ए एक्स बी वाई हम्म। प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मैं अब क्या हाँ। बोलूंगी कि x की वैल्यू अगर मान लो अल्फा है और y की वैल्यू अगर मान लो बीटा है, मतलब x की कोई वैल्यू आ रही है और y की कोई वैल्यू आ रही है। वो वैल्यू जो होगी वो हमेशा नंबर के फॉर्म में होगी, पर अभी हम लोग को पता नहीं है वो नंबर कौन सा है, तो इसलिए मैं उसको अल्फा और बीटा ले रही हूँ कि मान लो वो नंबर अल्फा और बीटा है कोई। हाँ। अगर मैं उस अल्फा और बीटा को अगर मैं इस इक्वेशन में डाल रही हूँ x की और y की जगह में, हम्म। और अगर मैं इस इक्वेशन में एक्स और वाई की जगह में इसको डाल दी और उसके बाद मैं जब इसको सॉल्व करी तो मेरा 0 आ रहा है वैल्यू, तो मैं क्या बोलूंगी कि जो अल्फा और बीटा है वो हमारी फर्स्ट जीरो इक्वेशन है। का सोल्यूशन है। हम्म। जो जीरोस होते हैं ना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं हमारे पास। ठीक है, इक्वेशन के लिए जीरोस नहीं होते, इक्वेशन के सोल्यूशन होते हाँ। हैं। इक्वेशन के लिए सोल्यूशन होता है, पॉलिनोमियल्स के लिए जीरोस होता है, तो इसको कंफ्यूज मत होना। ठीक है, सोल्यूशन समझ में आया? अब जैसे कि मैं एग्जांपल दे रही हूँ एक, जैसे मेरे पास x की वैल्यू मान लो 3 है। अब ये 3 क्या है? अपना अल्फा है। मैं बोली थी ना कि अल्फा और बीटा की जगह में कोई ना कोई नंबर होगा। हाँ। तो x की जगह अल्फा मान लो हमारा 3 है, y की वैल्यू आ रही है 2,
अब इसको अगर मैं इस इक्वेशन में डाल रही हूँ 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगी तो इसको ऐसे लिखूंगी 5x माइनस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 9 को इधर ले आई, तो अब ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा हाँ, a, ये हो गया हमारा b और ये हो गया हमारा c। सी। ठीक है ना। अब मैं क्या बोल रही थी कि जब मैं x की जगह में अल्फा और y की जगह में बीटा डाल दी हूँ और ये इक्वेशन मेरी 0 आ रही है, तो मेरा अल्फा और बीटा सोल्यूशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 को x की जगह और y की जगह पुट करके देखेंगे। 5 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 9, और देखते हैं ये 0 आता है कि नहीं आता। अगर 0 आ रहा होगा तो x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2 इसका सोल्यूशन होगा। 5 3 जा 15 माइनस 3 2 जा 6 माइनस 9। 15 माइनस 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 प्लस और 6 और 9 को जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा और ये आ गया 0। तो ये 0 के इक्वल आ गया, मतलब x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। ठीक है। हाँ, अब अपन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, simultaneous linear equation in two variables। अब इसका मतलब समझते हैं कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होती है। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन वो होती है जब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन होती है। ठीक है। हाँ, जब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन होती है तो फिर हमारे पास दो x आएंगे, दो y आएंगे, और उन दोनों इक्वेशन को हम लोग को एक साथ सॉल्व करना पड़ता है ताकि हम लोग x और y की वैल्यू निकाल सकें। हाँ, ठीक है। मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि जब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होती है तो हमारे पास दो अननोन आ जाते हैं x और y। इसमें भी दो अननोन्स थे ही हमारे पास, x और y थे, पर जो दो अननोन्स होते हैं ना, जैसे कि मैं बोल रही हूँ एक लीनियर इक्वेशन मेरी ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब दूसरी जो इक्वेशन है वो है dx प्लस ई वाई प्लस एफ इज इक्वल टू 0। तो ऐसे हमको दो इक्वेशन दिए रहेगी और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग को x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है। हाँ, तो ऐसे करना रहता है। और ये जो x और y की हम लोग वैल्यू निकालेंगे ना, ये x और y की वैल्यू इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी। मतलब जब उस x की वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में डालेंगे तो भी 0 आएगा, और उस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में डालेंगे तो भी 0 आएगा। जैसे कि एक एग्जांपल है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब जैसे मैं अगर x की वैल्यू ले लेती हूँ 6 और y की वैल्यू ले लेती हूँ 4, तो x की वैल्यू 6 और 4 डालूंगी यहाँ पर, तो इसमें मेरे को 10 मिलेगा। हाँ, मिल रहा है। x की वैल्यू में x और y की वैल्यू उधर 6 माइनस 4 डालूंगी तो मेरे को 2 मिलेगा। हाँ, मतलब ये जो x और y की वैल्यू है इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ, मतलब ये जो x और y की वैल्यू है ये इसका भी सोल्यूशन है और इसका भी सोल्यूशन है। अब अपन देखते हैं कि सॉल्व कैसे करते हैं लीनियर इक्वेशन को। जैसे अब वो इसमें ग्राफ वाला नहीं है। तुम लोग को पढ़ाएं स्कूल में ग्राफ। हाँ, अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ इसमें तो ग्राफ नहीं है, आगे है ग्राफ। हम लोग की मैम पहले ग्राफ पढ़ाई थी। अभी तो मैं बेसिक्स पढ़ा रही हूँ ना, बेसिक्स पढ़ाऊंगी तो उसके बाद जब अपन फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें मेरे को ग्राफ पढ़ाना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। अब जैसे मैं ये बोल रही हूँ, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, जैसे वैसे ये वाला क्वेश्चन जो मैं अभी बता रही हूँ ये तो आएगा नहीं, पर बस समझने के लिए। शो दैट x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 2 is a solution of the
system of linear equation show that x is equals to 5, y is equals to t is the solution of the system of linear equation 2x plus 3y is equals to 16. फटाफट अपनी कॉपी में x और y की जगह में पुट करूं वैल्यू और देख 16 आ रहा है कि नहीं आ रहा. x minus 2y is equals to 1. वो आ रहा है. 16 वाला सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वो उसका सोल्यूशन है. ये हो गया. ये वाला भी करना है क्या? मैंने की हाँ, अभी दो दोनों मिनट. दोनों. हाँ वो आ रहा है. ठीक है. अब नेक्स्ट चीज जो है वो थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, इधर से समझना स्टार्ट करते जाना. इनकंसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. ये लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट कब होता है और लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट कब होता है. जैसे अभी अपन देखे ना, दो इक्वेशन को सॉल्व करके अपन को x और y की वैल्यू निकालनी पड़ती है. हाँ वो आगे देखेंगे कि दो इक्वेशन को सॉल्व करके कैसे x और y की वैल्यू निकालेंगे. अगर मान लो वो जो दो इक्वेशन है, उन दोनों इक्वेशन के लिए हमको कम से कम एक सोल्यूशन मिल रहा है. हाँ मतलब एटलीस्ट एक x और y की ऐसी वैल्यू मिल रही है जिसको हम लोग दोनों इक्वेशन में डाल रहे हैं तो वो सेटिस्फाई हो रहा है. तो वैसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. ठीक है. अब मान लो हम लोग को एक भी ऐसी x और y की वैल्यू नहीं मिल रही है जिसको हम लोग इसमें और इसमें डाल रहे हैं तो वो सेटिस्फाई करे. मतलब दोनों को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, वो बस एक को सेटिस्फाई कर रही है और एक को नहीं कर रही है. तो वैसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम लोग इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, जिसमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलता. हाँ मतलब ऐसा कोई x और y की वैल्यू नहीं मिलती जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही है. या तो एक को कर रही होगी, दूसरे को नहीं कर रही होगी, या दूसरे को कर रही होगी, पहले को नहीं कर रही होगी, या तो दोनों को ही नहीं कर रही होगी. ठीक है. तो वैसी तो इनकंसिस्टेंट होती है, पर एक्चुअली में इनकंसिस्टेंट उसको ही बोलते हैं जो दोनों में से एक को करे और दूसरे को ना करे. हाँ तो अगर हमको एक भी ऐसी वैल्यू नहीं मिल रही है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही हो तो वैसी इक्वेशन को हम लोग इनकंसिस्टेंट इक्वेशन बोलते हैं. अब जैसे एक मैं तेरे को क्वेश्चन दे रही हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 और एक है 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 7. अभी मैं अगर इस इक्वेशन को सॉल्व कर रही हूँ तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 है. अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगी तो 2 को कॉमन निकाल रही हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 कर रही हूँ, तो यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7/2 मिल जाएगा. अब देख यहाँ पर मेरे को ऐसे x और y चाहिए जिसको ऐड करूँ तो 3 मिले, और वही x और y को ऐड करने से मेरे को 7/2 मिले. ऐसा कभी हो सकता है? नहीं. तो इस ऐसी इक्वेशन का कभी सोल्यूशन नहीं होगा, है ना. अगर मैं 2 और 1 लेती हूँ तो 2 और 1 इसको सेटिस्फाई करेगा पर इसको नहीं करेगा ना सेटिस्फाई. तो मुझे कभी भी ऐसे x और y मिल ही नहीं सकते जो इस इक्वेशन को भी करे सेटिस्फाई और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे. तो ऐसी इक्वेशन को हम लोग इनकंसिस्टेंट इक्वेशन बोलते हैं जिसका कोई सोल्यूशन ही नहीं आ रहा. समझ में आई बात? हाँ अब देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं. सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन.
इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। अब ये देखेंगे कि सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे अगर हमारे पास दो इक्वेशन दिए होगी तो सबसे पहले अपन करेंगे ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में ना 3 केस आते हैं अपने पास। जैसे हमारे पास दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो ऐसी दो इक्वेशन दी होगी। ये इक्वेशन है ना लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है कि इसमें जो वेरिएबल होती है उनकी हाईएस्ट पावर क्या होती है, 1। जितने भी यहाँ पर वेरिएबल है ना, हाँ, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, इस वजह से इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अगर वेरिएबल की वैल्यू, अगर वेरिएबल की डिग्री, वेरिएबल की जो पावर होती वो 2 होती तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती। पर अभी अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो अपन को लीनियर इक्वेशन जो होती है, लीनियर इक्वेशन को जब भी अपन ग्राफ में प्लॉट करेंगे वो हमेशा एक लाइन देगी हम लोग। हाँ, स्ट्रेट लाइन। हाँ, लीनियर इक्वेशन को हम लोग जब भी ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो लीनियर इक्वेशन हमेशा हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन देती है। तो उन स्ट्रेट लाइन को देख के हम लोग को ये बताना पड़ता है कि हमारा सोल्यूशन कैसा है। तो ये जो a1x प्लस b1y प्लस c1 है, ये हमको एक लाइन देगा, और a2x प्लस b2y प्लस c2 ये हमको दूसरी लाइन देगा। तो लाइंस को प्लॉट करना तो हमको आता है ग्राफ से। x की अलग अलग वैल्यू लेते जाते हैं। अपन लाइन को प्लॉट कैसे करते हैं, बचपन में अपन पढ़े थे, x और y की वैल्यू लेते हैं, x की वैल्यू लेते जाते हैं 0 1 2 3, और फिर x की जो भी वैल्यू लेते हैं उसको इस इक्वेशन में डाल के y की वैल्यू निकालते जाते हैं, है ना। हाँ। तो y की वैल्यू मान लो आ गई 6 7 8 9 कुछ भी। फिर इसी से ही अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं। 0 6 को प्लॉट करेंगे सबसे पहले कि 0 और 6 हमको क्या मिल रहा है, फिर हम लोग फिर देखेंगे 1 7। 1 7, फिर ऐसे करके हमारी लाइन प्लॉट होती है। तो ऐसे करके पहले अपन ग्राफ में सिर्फ एक लाइन प्लॉट करते थे, अब अपन को ग्राफ में 2 लाइन प्लॉट करनी है, और अपन को सेम ग्राफ में दोनों लाइन प्लॉट करनी रहती है। ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, एक ही ग्राफ में दोनों लाइन को प्लॉट कर लेंगे। अब जब हमने दोनों लाइन प्लॉट कर ली तो हमारे पास अलग अलग केसेस बनेंगे। तो सबसे पहला केस है, उसमें ऐसा हो सकता है कि मान लो हमारी लाइंस ऐसी मिली है कि वो दोनों लाइंस हमारी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये हमारी लाइन 1 है, ये हमारी लाइन 2 है। तो ऐसा पहला केस हो सकता है कि हमारी जो दोनों लाइंस है वो क्या हो रही है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो जब हमारी लाइन दो एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है तो ऐसे केस में हम लोग को यूनिक सोल्यूशन मिलता है। कैसा सोल्यूशन मिलता है, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का मतलब हमको सिर्फ x की एक ही वैल्यू मिलेगी और y की भी सिर्फ एक ही वैल्यू। एक ही वैल्यू ऐसी मिलेगी जिसके लिए दोनों लाइन सेटिस्फाई हो सके। मतलब x और y की एक एक वैल्यू ही मिलेगी, और वो एक एक वैल्यू ही दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, और उससे ज्यादा वैल्यू नहीं मिलेगी हमें। ठीक है। हाँ। फिर आता है केस 2। केस 2 में क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि ये लाइन है, पहली वाली लाइन L1, और ये वाली जो लाइन थी इसमें यूनिक सोल्यूशन हमको कब मिल रहा था, जब इंटरसेक्ट कर रहे थे, इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। अब ऐसा हो सकता है उसमें सिर्फ एक लाइन, इसमें एक लाइन है और उसी लाइन के ऊपर में हम लोग को मान लो दूसरी लाइन मिल गई। हाँ। तो जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आती है ना, तो ऐसी लाइंस को हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। हाँ। मतलब एक ही लाइन है और उसके ऊपर हम लोग को दूसरी लाइन मिल गई। ऐसे केस में हम लोग को मिलते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो बहुत सारे। हाँ, मतलब x और y की इतनी सारी वैल्यू मिलेगी कि अपन खत्म नहीं कर सकते। इनफाइनाइट मतलब मिलते जाएगी, खत्म नहीं होगी कभी। हाँ। x और y की बहुत सारी वैल्यूज अपन को मिल सकती है। ठीक है। एक मिनट रुकना था आज का।
ओए चल निकल यहाँ से, निकलना यहाँ से, मारूंगी वो पकड़ के बढ़िया से। ठीक है, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन में एक्स और वाई की हम लोग को इनफाइनाइट वैल्यूज मिलेगी, हाँ बहुत सारी वैल्यूज मिलेगी। और ये कब होता है, जब हम लोग को कोइंसिडेंट लाइंस मिलती है तब। फिर है केस 3। केस 3 में ऐसा हो सकता है कि एक लाइन मिली है और उसी के पैरेलल हम लोग को दूसरी लाइन मिल गई है। हाँ तो जब पैरेलल लाइंस वाला केस होता है तो ऐसे केस में हम लोग को नो सोल्यूशन मिलता है, मतलब एक भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। हाँ सोल्यूशन तभी मिलेगा जब दोनों लाइंस आपस में टकराएं। जब वो एक एक पॉइंट पे टकराएगी तो एक ही सोल्यूशन मिलेगा। जब वो बहुत सारे पॉइंट्स में टकरा रही है, यहाँ पर तो बहुत सारे पॉइंट्स है ना जिसमें टकरा रही है लाइन। हाँ तो जब बहुत सारे पॉइंट्स में टकराती है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलता है, और जब वो टकराएंगी ही नहीं तो सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं। और जब सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो वैसी वैसी इक्वेशन को, वैसे दो इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। हाँ तो इनकंसिस्टेंट वो ये केस कब काम आएगा? जब अपन ग्राफ बनाएंगे ना, हाँ ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में बोलेगा कि दोनों लाइंस को प्लॉट करो और बताओ कि तुमको कितने सोल्यूशन मिल रहे हैं। तो जब तू ग्राफ बनाएगी तो दोनों लाइंस को देखना, लाइंस एक पॉइंट पे टकरा रही हैं, बहुत सारे पॉइंट्स पे टकरा रही है, ये ऐसे पैरेलल है, और फिर बताना कि तेरे सोल्यूशन कैसा सोल्यूशन है, तेरे को यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है, तेरे को इनफाइनाइट सोल्यूशन मिल रहा है, कि तेरे को इनकंसिस्टेंट। वो तो जरूरी है, तीनों केस में इसी कोई एक होगा। हाँ, यही तीनों केस में से कोई एक केस होगा। ठीक है। हाँ अब रुक एक मिनट और। वो ये पॉलिनॉमियल चैप्टर जैसा था थोड़ा। हाँ, ये देखिए वाला सोल्यूशन, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना। हाँ ये वाले में कुछ समझ में नहीं आएगा, ये वाला प्रॉब्लम तो मेरे को बताना। सबसे पहले यहाँ पर बोल रहा है कि ये दोनों इक्वेशन को हम लोग को, ये दो इक्वेशन दी हुई है हम लोग को, ये दोनों इक्वेशन को हम लोग को ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो इन दोनों को हम लोग को ग्राफ पेपर में प्लॉट करना पड़ेगा। ठीक है। अब ग्राफ पेपर में प्लॉट करने के लिए यहाँ पर x की एक एक वैल्यू डाल के हम लोग को y की एक एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हाँ तो सबसे पहले इस इक्वेशन को किसी एक वेरिएबल के टर्म में सॉल्व कर लेना, या तो x के टर्म्स में सॉल्व कर लेना। x के टर्म्स में सॉल्व करेगी तो इसकी वैल्यू आएगी 3 माइनस 2y। तो ऐसे केस में तेरे को y की वैल्यू डालनी पड़ेगी और x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हाँ या फिर तू ऐसा कर सकती है कि y के टर्म्स में सॉल्व कर ले। तो y के टर्म्स में सॉल्व करेगी तो ये होगा 3 माइनस एक्स, y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स बाय 2। तो यहाँ पर तेरे को x की वैल्यू डालनी पड़ेगी और तेरे को y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में वो क्या किया है, इस क्वेश्चन में y के टर्म्स में सॉल्व किया है वो। तो अब बट x के टर्म ज्यादा इजी है। हाँ, तो तू x के टर्म्स में करके देखना। ठीक है। हाँ तो x की वैल्यू इसमें डाल रहा है -3, तो y की वैल्यू मिल रही है x इज इक्वल टू -1। x इज इक्वल टू -3 डालेंगे यहाँ पर,
यहाँ पर ये हाँ। वाली इक्वेशन में -3 डालेंगे तो ये ऊपर में +3 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर y = 3 - x/2 है। अब मैं y x की जगह में डाल रही हूँ -3/2, तो कितना मिल रहा है 3 + 3/2, तो कितना हाँ। मिल रहा है 6/2। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 3, 3। y की वैल्यू आई 3। वैसे ही जब मैं अगर यहाँ पर वैसे ही अगर मैं यहाँ पर y x की वैल्यू -1 डालूंगी तो मेरे को मिलेगा 3 + 1/2, 4/2, 2 मिलेगा। यहाँ पर y की वैल्यू 2 आ रही है। आशका हाँ। लिख मत, मैं तेरे को पूरी रिकॉर्डिंग भेज दूंगी यूट्यूब में। हाँ ठीक है, वो यूट्यूब में अपलोड करो उसको। हाँ, आज वाली क्लास अपलोड करूंगी। वो आज से सब पे अपलोड करते जाते। हाँ ठीक है, कोशिश करूंगी कि सारा अपलोड कर। तो मेरे को भेज देना। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये x = -1 डालूंगी तो y = 2 मिल जाएगा। फिर यहाँ पर जब x = 1 डालूंगी y = 3 - x/2, तो ये 3 - x की वैल्यू क्या है 1/2, तो ये होगा 3 - 1/2, तो ये क्या मिलेगा 2/2 = 1। हाँ। y की वैल्यू आ गई 1। अब इन तीनों वैल्यूज के लिए हम लोग को ग्राफ प्लॉट करना है। तो हमारे पॉइंट्स हम लोग को क्या क्या मिल गए हैं। सबसे पहले x लिखते हैं ना, सबसे पहले x की वैल्यू लिखते हैं। जब अपन कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो -3 3, पहले x को लिखते हैं फिर y को फिर लिखते y। हैं। तो इसलिए यहाँ पर 3 पॉइंट्स मिल गए हम लोग को, 3 पॉइंट्स a b और c मिल गए हैं। -3 3, -1 2, 1 2 और 1। और 1 1। हाँ। अब इसी को ही ग्राफ में प्लॉट करना है, तो उसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे और दूसरी इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे जैसे अभी किए हैं। पहली हाँ। इक्वेशन को जैसे सॉल्व किए वैसे दूसरी इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर वो दोनों इक्वेशन को ग्राफ एक साथ। प्लॉट कर लिए। हाँ, एक ही ग्राफ में प्लॉट कर लिए। तो अभी जो दोनों इक्वेशन है ग्राफ में प्लॉट किए, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो इक्वेशन थी, ये लाइन जो बन रही है एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना। हाँ। और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट हम लोग ने फिर निकाल लिया। कैसे निकाला कि जिस भी पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगी वहां से एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस में डालना, हाँ, और एक y यहाँ एक्सिस से में। एक वाई एक्सिस में डालना। तो यहाँ पर जो तो पॉइंट मिल रहा होगा वो y का पॉइंट होगा और जो यहाँ पर पॉइंट मिल रहा होगा वो x का पॉइंट होगा। हाँ। तो ये पॉइंट है -1 और ये पॉइंट है 2। तो हम लोग को एक ही सोल्यूशन मिल गया x और y का, -1 और 2। मतलब वो दोनों, हाँ, जो केस 1। हाँ केस 1, मतलब वो दोनों इक्वेशन में हम लोग को सिर्फ यही वैल्यू डालने से दोनों लाइन के लिए सोल्यूशन मिलेगा। और कोई ऐसी x और y की वैल्यूज नहीं होगी जिसके लिए हम लोग को दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो। समझ में आया? हाँ। तो इसमें वही बोल रहा है द टू ग्राफ लाइंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट b -1, 2, x = -1 and y = 2 is the solution of the given system of equations। तो इस तरीके से अपन सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। ये भी एक ही पॉइंट वाला है, वो इजी है ये। ये भी एक ही पॉइंट वाला है। ये इधर भी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तुम लोग को अगर एग्जाम में आएगा ना, तो मेरे को लगता है कि वो सिंगल पॉइंट वाला ही आ सकता है मेरे ख्याल से। पर और गर्मी छुट्टी के बाद होगा अब तो एग्जाम इसमें। पता नहीं फिर मेरे को एग्जाम कब, और एग्जाम होगा भी तो ऑनलाइन मोड में ही होगा अभी फिलहाल के लिए तो। हाँ, अब ये नेक्स्ट मई है, के बाद है। ये देख ये नेक्स्ट है ग्राफ ऑफ इक्वेशन हैविंग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन।
इनफाइनाइटली मैनी वो सोल्यूशन वाला। मैं क्या बोल बताई थी कि सच ग्राफ हाँ, लाइन कौन से कोइंसाइड करती हैं, कंसिडर्ड। हाँ। तो एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगी लाइंस। तो यहाँ पर ये एक इक्वेशन दी हुई है, ये हम्म 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। तो ये दोनों का जब तू ग्राफ प्लॉट इसको करेगी, ग्राफ तो तू प्लॉट कर लेगी, ग्राफ प्लॉट करना आ जाएगा। हाँ हाँ, पिछले साल भी की। हाँ हाँ। हाँ। तो अब अपन जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इस टाइप का ग्राफ मिलेगा इसमें। ये देख ऐसा ग्राफ मिलेगा, एक ही लाइन मिलेगी बस। हर जगह से पॉइंट। हाँ हाँ, एक जो ही लाइन पहले। हाँ। मिलेगी, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन लाई करेगी, तो ऐसे में अपन को क्या मिलेगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, हम्म बस तेरे हम्म को ये लिखना पड़ेगा कि thus we find that the graph lines are coinciding, hence the given system of equation has an infinite number of solutions। ठीक है, हाँ। पिछले बार तो x और y की एक एक वैल्यू मिल गई थी अपन को, तो ऐसे केस में तो x और y की वैल्यू मिल नहीं हम्म, सकती, क्योंकि जितने पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहे हैं वो सब ही सोल्यूशन। सब। हाँ। अब इसके बाद है ग्राफ ऑफ इक्वेशन हैविंग नो सोल्यूशन, हम्म मतलब ऐसा ग्राफ जिसमें हमको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। मतलब ऐसे केस में लाइंस क्या होती है, पैरेलल होती है एक दूसरे के। तो इसका एक एग्जांपल ये 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 5, 6y माइनस 4x इज इक्वल्स टू 3। अब इनकी इसको ग्राफ, इधर उधर करके। हाँ इसको उधर उधर करके पहले x और y की वैल्यू निकाल लेना। x और y की हाँ। वैल्यू निकालने के बाद में दोनों का ग्राफ प्लॉट करना। तो जब ग्राफ प्लॉट करेगी तो इस टाइप का ग्राफ कुछ मिलेगा। इसमें एक भी पॉइंट नहीं। हाँ, तो इसमें एक भी पॉइंट पे ये दोनों टकरा नहीं रहे हैं, तो ऐसी जो लाइंस होगी वो इनकंसिस्टेंट हम्म सोल्यूशन देगी। इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन मतलब नो सोल्यूशन। हाँ, इट इज वो क्लियर मेरे को फ्रॉम, एग्जाम में बताएंगे कि मतलब ये कोइंसिडेंस लाइन बनाएगा कि ये पैरेलल लाइन नहीं बनाएगा। नहीं, सिर्फ ये दो इक्वेशन दिए रहेगी देखो, तो अच्छा, ये इसका बोलेगा इक्वेशन ग्राफ बनाओ। का ग्राफ बनाओ और ये बताओ कि उसका सोल्यूशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और हम्म सोल्यूशन आ रहा है तो यूनिक सोल्यूशन आ रहा है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन आ रहा है। अच्छा। हाँ। ठीक है, तो ऐसी ऐसी लाइंस मिलेगी पैरेलल। तो इस केस में क्या होगा, इट इज क्लियर फ्रॉम द ग्राफ दैट द टू ग्राफ लाइंस आर पैरेलल एंड डू नॉट इंटरसेक्ट, hence given system of equation has no solution। हाँ। तो तू क्या करना इसका, आज मैंने तुझे जो तीन बताया है तीनों के एक एक एग्जाम्पल बस प्रैक्टिस कर लेगी तो बहुत है अभी फिलहाल के तो लिए। एग्जांपल बता दो। एक ये वाला होमवर्क। लिख ले, एक ये वाला लिख ले, हाँ। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 16। हाँ। ये तेरा ना इन ये इसका तेरा नो सोल्यूशन मिलेगा देखो, मतलब लाइंस पैरेलल आनी चाहिए। हम्म ठीक है, और एक ये वाला लिख ले, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। इसमें कोइंसिडाई मिलेगा। हाँ कोइंसिडेंट लाइंस मिलेंगी। और एक ये वाला लिख ले, 3x प्लस वाई माइनस 11, x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसमें तेरा यूनिक सोल्यूशन होगा। हाँ। और पूरा पूरा क्वेश्चन मत लिख, बस इक्वेशन लिख ले हाँ, इक्वेशन ही लिख रही हूँ बस। बस। हाँ, हो गया। बस आज ये तीन ही सॉल्व करके देखना कि जैसे ग्राफ प्लॉट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि ग्राफ प्लॉट हाँ, करना नहीं आएगा तो फिर अपन से कुछ नहीं बनेगा। ग्राफ ही प्लॉट करना मेन होता है। ग्राफ प्लॉट करना आता है मेरे को। हाँ ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड में तो यही है बस। और हाँ। ये देखो, अगर और प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो प्रैक्टिस के लिए फिर इतने सारे क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते। हम्म तो ये जो क्वेश्चन है मैं ये तेको अभी व्हाट्सएप कर देती हूँ। मैं स्क्रीनशॉट कर ली। ठीक है,
क्वेश्चंस तो वैसे बहुत सारे हैं, पर वो 10 ही क्वेश्चन कर हाँ लेना वो बहुत। ठीक है। हाँ। अब ये दूसरा मेथड है। अब जो तुम लोग को स्कूल में सिर्फ ग्राफिकल मेथड पढ़ाए कि और दूसरा मेथड पढ़ा दी? नहीं, सिर्फ ग्राफी वाला बता। अभी केस मतलब 3 केस बताए हैं बस मैम। वही जो लाइन इंसिडेंट होती है, कोइंसिडेंट। हाँ हाँ, यही वाला। हम्म। इस बार ना साइंस का सिलेबस वास्ट है, मैथ्स तो फटाफट हो जाएगा। हाँ, क्या है ना, इजी है मैथ्स, अगर समझ में आ रही है तो फटाफट हो जाएगी। अब नेक्स्ट वो अपन पर को क्या? अभी साइंस करेंगे क्या थोड़ी देर, कि मैथ्स ही पढ़ाओगे? 10-15 मिनट तो बस और है, पढ़ा दूं साइंस? हाँ, पढ़ा दो। फर्स्ट वाला चैप्टर थोड़ा हार्ड है, बहुत बड़ा है। और कल तो अपन ओम्स लॉ पढ़ रहे थे ना, तो तेरे को ओम्स लॉ पूरा समझ में आ गया था? हाँ हाँ, समझ में आया था, और आधा और और पढ़ूंगी आज। थोड़ा सा रीडिंग कर लिया कर, मतलब जो भी मैं पढ़ाती हूँ ना, तो फिर और अच्छे से समझ में आया। हाँ। वो अब मैं वो गर्मी छुट्टी में हिस्ट्री पढ़ा देना ना, हिस्ट्री हाँ का एक हाँ, आध दो चैप्टर। ठीक है, मेरे को समझ में आएगा तो मैं पढ़ा दूंगी। मैं तो खुद हिस्ट्री से कितने जमाने से नहीं पढ़ी। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स समझ में आ जाता है, हिस्ट्री से नहीं आता मुझे अच्छे से। तुम लोग को है क्या हिस्ट्री सिविक्स में? फ्रेंच रिवॉल्यूशन ये सब है क्या? हाँ। हाँ, मेरे को पता। नहीं, क्या नाजिम वाजिम वाला है। वो मेरे लिए भी दर्द है वो सारी चीज। वो पढ़ पढ़ के बस समझाना है आपको, और कुछ नहीं। तेरे को अगर पढ़ पढ़ के लाइन समझ रीड कर करके। अगर तेरे को पढ़ पढ़ के समझना है ना, तो मैं तेरे को यूट्यूब के लिंक्स भेज दूंगी। वो यूट्यूब के लिंक्स में वो पूरा एक एक लाइन को पढ़ा हुआ है, और एक एक लाइन को पढ़ और पढ़ के पूरा समझाया हुआ है। जो समझ में नहीं आकर फिर पूछ लूंगी आपसे। हाँ। ये अपन यहाँ तक कर लिए थे ना, ये सब कैलकुलेट वगैरह करने वाला। हाँ, सैंपल प्रॉब्लम में थे। हाँ, तो सैंपल प्रॉब्लम 2 तक किए थे, हाँ। और ये सैंपल प्रॉब्लम 3 है फिर यहाँ पर कि एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट ऑफ 3.4 एम्पियर। एक इलेक्ट्रिक करंट है, ए सॉरी एक इलेक्ट्रिक आयरन है, और वो करंट ड्रॉ कर रही है इतना एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट सप्लाई लाइन। व्हाट करंट हम्म विल दिस इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ व्हेन कनेक्टेड टू अ 110 वोल्ट सप्लाई लाइन? वो ये क्या बोल रहा है कि जब उसको 240 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया है ना, तो 3.4 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रही है। तो जब अगर हम लोग उसको 110 वोल्ट के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो कितना करंट ड्रॉ करेगी, ये पूछ हाँ रहा है। तो पहले तो अपन को ना इस पहला वाला जो डेटा दिया है ना, उससे अपन को रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, वो कभी चेंज नहीं होता। हाँ। तो रेजिस्टेंस निकालने के बाद फिर यहाँ पर अपन वो रेजिस्टेंस की वैल्यू डाल के फिर करंट निकालेंगे। हम्म तो सबसे पहले तो V और I दिया था, तो उससे अपन R निकाल लिए, V/I इज इक्वल टू R करके। तो हमारा R हाँ। निकल गया 64.7। अब इस R को हम लोग वापस से इसी इक्वेशन में पुट किए, लेकिन V क्या लिए हैं, 110 वोल्ट, हम्म और फिर हम लोग उससे नया करंट निकाले, तो करंट आया 1.7 एम्पियर। हाँ।
अब ये नेक्स्ट है ग्राफ। तो वो ये नया टॉपिक है क्या? नहीं, वही है, ओम्स लॉ का ही ग्राफ प्लॉट करना पड़ता है ना। अच्छा हाँ। जैसे ओम्स लॉ में क्या होता है, जो v और i, अपन क्या पढ़े थे कि जो i है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है v के। i जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है v के। तो जब अपन एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं ना, तो अपन v की वैल्यू के साथ साथ i की वैल्यू नोट करते जाते हैं। तो v की वैल्यू को तो अपन वोल्ट मीटर से नोट करते हैं, आप हाँ। और i की वैल्यू अपन एम मीटर से नोट करते हैं। हम्म। तो सारी जो रीडिंग्स हम लोग लेते हैं, उसको हम लोग ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं। ग्राफ प्लॉट करना तो अपने को आता है। एक हाँ। पोटेंशियल डिफरेंस को एक्स एक्सिस में लेना और करंट को वाई एक्सिस में लेना, और फिर हर एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो तेरे को वैल्यू मिलेगी उसको तू ग्राफ में प्लॉट करेगी। तो तू देखना कि जो तेरे को ग्राफ मिलेगा वो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। हाँ। तो स्ट्रेट लाइन हमको ये बताती है कि करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। मतलब जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे, सॉरी, जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे करंट भी वैसे वैसे बढ़ता करो जाएगा। करो। तो वही है बस ओम्स लॉ का मतलब ग्राफिकल सिग्निफिकेंस, कि जब भी जो भी जो पहले पढ़े वो लीनियर इक्वेशन वाला। हाँ ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा। बस ये चीज ध्यान रखना है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हमेशा अपन को एक्स एक्सिस में लेना है। पोटेंशियल डिफरेंस को हमेशा एक्सिस में लेंगे और करंट को हमेशा वाई एक्सिस में लेंगे। ठीक है, हाँ। बस इसमें और कुछ ज्यादा नहीं है। फिर एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें ओम्स लॉ को वेरीफाई कर रहा है। तो वो बोल रहा है कि ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए कैसे कैसे हम लोग को इलेक्ट्रिकल सेटअप करना पड़ेगा। तो ये दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिकल सेटअप, ये इलेक्ट्रिकल सेटअप कैसे करना है करके। फिर एमीटर से एमीटर की रीडिंग लेंगे, वोल्ट मीटर से वोल्ट मीटर की रीडिंग लेंगे, और जो भी हाँ। रीडिंग आएगी उसको ग्राफ प्लॉट करेंगे। अगर ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो हमारा ओम्स लॉ वेरीफाई हो गया, और अगर हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा मतलब हमने एक्सपेरिमेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ की। वो रीडिंग कैसे लेंगे? वो तुम लोग को, ये तो बस ऐसे, वो तो प्रैक्टिकल करने का है ना, अच्छा। प्रैक्टिकल चीज है, वो प्रैक्टिकल चीज तुम लोग को नहीं आएगा। ठीक है, हम्म। और वो रीडिंग लेते हैं ना तो वो तुम लोग को सिर्फ लैब में ही करवा सकते हैं। एमीटर एक डिवाइस होता है, उसमें रीडिंग लेने, उसमें वो पॉइंटर जहां पर भी पॉइंट करता है ना, उस जिस भी वैल्यू पे पॉइंट हाँ। करेगा वो पॉइंट को नोट करना पड़ता है। तो ये ना सिर्फ रीड करने वाली चीज है, एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई ओम्स लॉ, ये आएगा नहीं एग्जाम में। हम्म। बस पूछेगा कि कैसे क्या करना रहता है करके, मतलब कैसे अरेंजमेंट करनी रहती है। फिर तेरे को बताना पड़ेगा कि एमीटर की रीडिंग लो, वोल्ट मीटर की रीडिंग लो, फिर एमीटर को एक्स एक्सिस, पोटेंशियल डिफरेंस को एक्स एक्सिस में लो और करंट को वाई एक्सिस में लो, और फिर दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करो। ग्राफ प्लॉट करने के बाद ये देखना है हमको कि वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो ओम्स लॉ वेरीफाई हो जाएगा, और स्ट्रेट लाइन नहीं नहीं आएगा आ रहा है तो फिर गलत है। हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ की एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, हाँ। अब इसके बाद गुड कंडक्टर्स है, रेजिस्टर्स है और इंसुलेटर्स है। गुड कंडक्टर्स वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को बहुत इजीली अपने से फ्लो करना अलाउ कन, करते हैं। हाँ। जो गुड कंडक्टर्स होते हैं उनका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कम होता है, इस वजह से वो करंट के रास्ते में कम रुकावट पैदा करते हैं। तो कम रास्ते में कम हाँ। रुकावट पैदा होगी तो करंट अच्छे से फ्लो होगा। ठीक है, वो रेजिस्टेंस मतलब रुकावट पैदा करना ना। हाँ, रेजिस्टेंस मतलब जो रुकावट पैदा करते हैं। रेजिस्टर्स वो होते हैं जो कंडक्टर से थोड़ा कम करंट फ्लो करवाते हैं, मतलब थोड़ा बहुत रुकावट पैदा करेंगे वो करंट के रास्ते में। तो जितना हाँ। कंडक्टर्स अच्छे से फ्लो करवा रहे हैं करंट, रेजिस्टर्स उतने अच्छे से फ्लो नहीं करवाते करंट। ठीक है, क्योंकि वो रुकावट पैदा करते हैं रास्ते में। हम्म। यह लिखा भी है, दो सब्सटेंसेस which have comparatively high electrical resistance are called conduct resistors। रेजिस्टर्स की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, मतलब वो बहुत ज्यादा रुकावट पैदा करते हैं जब करंट फ्लो होता है। और फिर आते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स की जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती है वो इन्फिनाइटली हाई होती है, मतलब इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती है कि उससे कोई इलेक्ट्रिसिटी ही पास नहीं हो सकती। हाँ।
तो वैसे सब्सटेंसेस को हम लोग इंसुलेटर्स बोलते हैं, जैसे कि रबर। और इधर रेजिस्टर्स का एग्जांपल है निक्रोम, मैंगनीज, ये सब एग्जांपल है रेजिस्टर्स के। ठीक है, हाँ इसको थोड़ा सा तू रीड कर लेगी तो कुछ समझ में आ जाएगा, और ज्यादा कुछ। वो अब कल दूसरा टॉपिक कल पढ़ेंगे ना। हो गया। अभी और पढ़ाओगे आप? अब मैं उन लोगों की क्लास ले लेती हूँ फिर, जय और उसकी। जय लोग के। हाँ वो टाइम तो हो ही गया है। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ कल 7 बजे करूंगी ना, 7:15 मतलब। हाँ, 7:15 बजे ज्वाइन कर लेना। हाँ